गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विठल खंडेलवाल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वेक्टर एलजेब्रे का पार्ट 4। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने आपको 2 वीडियो लेक्चर बता दिए थे वेक्टर एलजेब्रा के, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन भी करवाया था। काफ़ी चीज़ें जो 10.2 10.3 में काम आने वाली थी वो भी आपको बताई थी और 10.1 भी कंप्लीट करवा दी थी। एक्चुअली में मतलब पार्ट 3 है ये एक तरीके से, लेकिन पार्ट 2 थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा कम बन पाया, तो इसलिए हमने 3 बना दी, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 2 कोई नहीं है, ये तो एक ही पार्ट है, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, तो वैसे अगर देखा जाए तो पार्ट 4 नहीं होगा, पार्ट 3 होगा, तो ये दोनों को मिलाकर एक कर देंगे ना। आज हम सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन की। प्यारे बच्चों, डायरेक्शन रेशियो क्या है और डायरेक्शन कोसाइन क्या है आप लोग समझे। मैं बहुत कुछ डिटेल में, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में आगे क्लासेस में बताने वाला हूँ। फिलहाल जो मैं आपको समझूँ कि अभी अगर मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे। मैं आपको सीधे और शॉर्ट और जिससे आपके प्रैक्टिकल आराम से किए जा सके उसको मैं बता रहा हूँ। डायरेक्शन रेशियो कोई भी जो वेक्टर है, कोई भी वेक्टर, उसमें जो कंपोनेंट है एक्स वाई और जेड, प्यारे बच्चों इन्हीं को हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। तो बात समझ लो क्या कहोगे। डायरेक्शन रेशियो किसी भी कंपोनेंट के अंदर जो ये एक्स वाई और जेड है, इन्हें ही हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। इसे आगे जाकर के पोजीशन वेक्टर के रूप में ए बी और सी भी कहा जाता है। तो चाहे वो एक्स वाई जेड कह दो, चाहे वो ABC कर दो, बात एक ही है। यानी हम ये कह सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ I, कोफिशिएंट ऑफ J एंड कोफिशिएंट ऑफ K इज नोन एज ए डायरेक्शन रेशियो। इतनी बात आपको भी ध्यान में रखनी है। द कोफिशिएंट ऑफ I, J एंड K इज नोन एज ए डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, बात यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है, डायरेक्शन रेशियो किसे कहते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और जेड, द कोफिशिएंट ऑफ आई जे और के इज नोन एज ए डायरेक्शन रेशियो। बस इतनी बात है ना। कॉपी फिट हो गई। दोबारा बताओ, आपको तो इतना ध्यान रखना है भाई, वेक्टर होता है, वेक्टर में जो आई जे के होते हैं उनके साथ जो कोफिशिएंट आ रहे होते हैं उन्हें हम डायरेक्शन रेशियो के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डायरेक्शन कोसाइन हम समझ रहे हैं। एक और बात समझा दूं मैं, और थोड़े टेक्निकल शब्दों में बताऊं। डायरेक्शन रेशियो मैंने थोड़ा याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बताया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और जेड, थोड़ा सा इसमें और अच्छे से समझने की चाहे तो समझ लो। ये एक पोजीशन वेक्टर है आर। पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं, हमने हमारे वीडियो लेक्चर में बताया पार्ट 1 में कि अगर कोई भी आपका वेक्टर इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से, तो वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। कौन सा वेक्टर कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर के जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई जे के होते हैं, वो प्यारे बच्चों क्या कहलाते हैं? आपके डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। दोबारा समझ लो, पोजीशन वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन होते हैं द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड एक्सिस। द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड एक्सिस, जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही आपके डायरेक्शन कोसाइन है। जैसे आप लोग देखें, यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करें, ये जो है अगर हम ढंग से देखें तो ये भैया आपका R है, वो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और अगर हम देखें ये z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, और यही इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है। आप देखिए ये पोजीशन वेक्टर है, ये ढंग से देखिएगा, यहां से यहां तक ये अल्फा एंगल है। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये बीटा एंगल है, और यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये गामा एंगल है। एक्स वाई जेड को आपस में कभी इधर, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये नीचे आए, ये कुछ भी आ सकता है। हम सिचुएशन के हिसाब से कंफर्टेबल जोन के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो ये गामा, तो आप लोग समझ पा रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन किसे कहते हैं? एक पोजीशन वेक्टर, दोबारा ध्यान सुनिएगा, एक पोजीशन वेक्टर
एक्सिस के साथ साथ जो एंगल बनाता है अल्फा बीटा गामा, उन्हीं को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। कोसाइन यानी कोस की लैंग्वेज में, कोस में तो कोसाइन यानी कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। तो 3 एंगल बनाएगा अल्फा बीटा गामा, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। कोसाइन की बात होगी तो कोसाइन एक्स, कोसाइन बीटा, कोसाइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। इसे LMN के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? LMN के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने समझाया है कोस अल्फा L, कोस बीटा M, कोस गामा N। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब प्यारे बच्चों, हमें इन्हें समझना होगा और अच्छे से। आप लोग देखिएगा हमारे को ये बना कैसे, यानी ये एक्चुअली में इसका फॉर्मूला कोस अल्फा अगर आपको कभी निकालना है, यानी कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको निकालने हैं तो क्या करना है, पहले तो मैं शॉर्ट में समझा दूं। जो आपके कोएफिशिएंट है उसको वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। ठीक है, दोबारा मेरी बात सुन लो। डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको निकालना है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको निकालना है तो आपको करना क्या है, कोएफिशिएंट में मैग्नीट्यूड का कोएफिशिएंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो मैंने 2 बात ढंग से ध्यान से समझ लीजिए। पहली चीज बताई डायरेक्शन रेशियो, दूसरी चीज बताई डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन किसे कहते हैं? एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हैं, एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है कौन? पोजीशन वेक्टर, उसे ही हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। कितने एंगल बनाता है? 3। कौन कौन से? अल्फा बीटा गामा। अल्फा किसके साथ बनाता है? एक्स के साथ। बीटा किसके साथ बनाता है? वाई एक्सिस के साथ। वाई एक्सिस के साथ। और गामा किसके साथ बनाता है? जेड एक्सिस के साथ। इनके दूसरे नाम क्या है? इन्हें LMN के नाम से भी जानते हैं। सर ये निकाले कैसे जाते हैं? कोएफिशिएंट अपॉन मैग्नीट्यूड। कोएफिशिएंट अपॉन मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? दोबारा देख लो। तो कोएफिशिएंट x के साथ x का कोएफिशिएंट, y के साथ y का कोएफिशिएंट और z के साथ z वाला कोएफिशिएंट। i के x के लिए i वाला कोएफिशिएंट, बीटा के लिए j वाला कोएफिशिएंट और गामा के लिए k वाला कोएफिशिएंट। ठीक है, अब नीचे मैग्नीट्यूड को ऐसे निकालते हैं जैसे वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड से निकालते हैं। पिछले लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। अब इसको मैं और समझाता हूँ कि ये हुआ कैसे, इसका लॉजिक क्या है, आप लोग देखिएगा। देखो बेटा, हमें कोस का निकालना था। ये आपका एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक्सिस x है, इसका है मैंने यहाँ से इसके परपेंडिकुलर डाला। अब आप लोग देखिए एक राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा नहीं बन रहा? और इसमें ये कौन है? हाइपोटेनियस। इसमें ये कौन है? बेस। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। आप लोग कोस की लैंग्वेज कोस जानते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोस किसे कहते हैं? कोस कहते हैं बेटा बेस और हाइपोटेनियस को। कोस किसे कहते हैं? बेस और हाइपोटेनियस को कोस कहते हैं। बात यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं बेस और हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस आप देखा है। अब बेस क्या है आप देखो, एक्स एक्सिस को जो बेस बोला गया, एक्स एक्सिस की लेंथ को। बेस का मतलब एक्स पे कितना जा रहा है? एक्स के कोऑर्डिनेट। बेस का मतलब एक्स के कोऑर्डिनेट, तो एक्स यहाँ पे आ जाता है। और हाइपोटेनियस कौन है? आर। तो आर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी लिखनी है। अरे हमें हाइपोटेनियस तो लिखना है। हाइपोटेनियस का मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। लेंथ का मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तो वेक्टर है, लेंथ अगर इसकी चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड ही तो आएगा, इसलिए आया आर का मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से आप y का भी निकाल सकते हैं और z का भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड कब ये क्यों करते हैं, कोएफिशिएंट अपॉन मैग्नीट्यूड। दोबारा समझ लें, ये आपका एक तरीके से बेस का रोल अदा करता है और ये आपका हाइपोटेनियस का रोल अदा करता है। और हम जानते हैं ये दोनों किसके होते हैं, ये रेशियो किसका होता है? कोस थीटा का। याद आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोबारा मेरे को ढंग से बता दो भैया, हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो किसे कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन किसे कहते हैं? उन्हीं कोएफिशिएंट में अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, उन्हीं कोएफिशिएंट को अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है? डायरेक्शन कोसाइन। क्या बन जाता है? डायरेक्शन कोसाइन। उसके बाद हमने बताया निकालेंगे कैसे, x को अल्फा बीटा गामा कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा। LMNV से बोलते हैं x अपॉन
उसका मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड y अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड और z अपॉन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे निकाला आपके सामने कि ये राइट एंगल है, इसमें ये r जो है वो हाइपोटेनियस का रोल अदा करता है और बेस हमेशा x है जो बेस का रोल अदा करता है। और हम जानते हैं कोस की डेफिनेशन क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसलिए बेस यहां पर आ गया और हाइपोटेनियस नीचे चला गया। ठीक है, यहां तक कर लिया। आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक छोटा सा नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो इन यूनिट वेक्टर। एक छोटी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाले, पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। आपको करना क्या है, कोई भी वेक्टर है अगर उसी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे प्रत्येक कोफिशिएंट को। हमने ये पढ़ा कि भाई अगर किसी भी मैग्नीट्यूड को, किसी भी वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है हर एक कोफिशिएंट को लेकर के, तो वो वेक्टर एक यूनिट वेक्टर बन जाता है और इसे अब ए कैप लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ए कैप। तो बात समझ में आ गई? दोबारा मेरी बात सुन ले। यूनिट वेक्टर में या यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो हमने बताया कि किसी भी वेक्टर के कोफिशिएंट को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो वो वेक्टर एक यूनिट वेक्टर में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल दिया है। अब मजेदार बात यह है, अगर इसके कोफिशिएंट पूछे जाए तो ये है, यही तो कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसके कोफिशिएंट को रेशियो किसे कहते हैं? कोफिशिएंट को ही तो रेशियो कहते हैं। आई जे के जो कोफिशिएंट आते हैं उन्हें तो हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। बात सही है कि नहीं? अगर आप लोग यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन पूछें, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला यही था, x अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, y अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड, z अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड। यानी यहाँ पे कोफिशिएंट भी वही है और डायरेक्शन रेशियो भी वही है। कोफिशिएंट तो वही है और अगर हम देखें यानी डायरेक्शन रेशियो और कोफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन दोनों एक ही तो चीज हो रही है। अरे भाई अगर आप लोगों को पूछा जाए कि बताओ इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो आप यही तो बताओगे x अपॉन a मैग्नीट्यूड, y अपॉन a मैग्नीट्यूड, z अपॉन a मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड, a मॉडुलस। ठीक है, तो यही तो आप बताओगे। लेकिन अगर आप लोगों को पूछा जाए कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो भी तो आप ये बताओगे डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या था? हमने बताया था ना, कोफिशिएंट अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है, x अपॉन a मैग्नीट्यूड। तो अब पहले से मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया होगा, आप दोबारा लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। इसलिए आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर के केस में एक ही होते हैं। दिमाग में डाल लीजिए, दोबारा डाल लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। क्या? अगर डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन एक ही होंगे। आइए स्टूडेंट, अगर हम बात करें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की, तो अब आप लोग बिल्कुल ध्यान सुनिए, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना। अगर दो कोफिशिएंट है और उनका आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है तो बिल्कुल छोटा सा काम है, आपको सिर्फ इतना करना है, उन दोनों वेक्टर के जो कोफिशिएंट है, आई वाले कोफिशिएंट को आई वाले कोफिशिएंट के साथ ऐड कर देना है। लेस करने के लिए कहें तो लेस कर देना है। जे वाले कोफिशिएंट को जे वाले कोफिशिएंट के साथ ऐड कर देना है। लेस करने के लिए कहे तो लेस कर देना है। ऐसे के वाले कोफिशिएंट को के वाले कोफिशिएंट के साथ ऐड कर देना है या लेस कर देना है। तो बिल्कुल सिंपल है, a प्लस एक्स आई, b प्लस वाई, जे, c प्लस जेड के, ये आपका एडिशन हो गया। अगर इस तरीके से सब्सट्रैक्शन करना होता तो यहाँ जहां जहां प्लस किया है वहां वहां आपको माइनस करना होता। बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ लोग पूछ रहे होंगे अगर 3 या 3 से ज्यादा की कोफिशिएंट हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 है a x, मान लो यहाँ पर और कुछ आ रहा हो x2 आता तो क्या आता? a प्लस एक्स प्लस x2, सही है कि नहीं? यहाँ पे मान लो और कुछ p q r आ जाता तो a प्लस एक्स प्लस p, b प्लस y प्लस q, c प्लस j प्लस r। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? ठीक है, माइनस करने से जहां जहां प्लस है जैसे नॉर्मल है। अगर एडिशन करना है तो आई वाले कोफिशिएंट सारे ऐड हो जाएंगे, लेस करना है तो लेस कर देना है। ऐड प्लस लेस है, जो जो ऐड कर रहे हैं वो ऐड कर देना है, जिनको लेस करना है उसे लेस कर देना है। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल हम बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। सर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है और किस तरीके से ये काम करेगा, आप लोग ध्यान सुनिएगा। भाई ये एक ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है,
ये हम अच्छी तरीके से हम जानते हैं और हमने बताया भी है बाकायदा। अब मैं बोल दूंगा कुछ लोग करेंगे सर डायरेक्ट एक्सरसाइज क्यों नहीं करवाएंगे, ये बेसिक्स जब तक नहीं करेंगे चैप्टर करने में मजा नहीं आएगा। अब मैं जितनी भी बातें यहाँ यूज कर रहा हूँ ये सारी बातें मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में बताई है, तो अगर वहां से आप ढंग से और सुनते और समझते हुए आएंगे तो यहाँ बिल्कुल आराम से आप लोग करेंगे। तो ये ए वेक्टर ये बी में चाहता तो ऐसी क्वेश्चन बना देता, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें एक चीज जो पुरानी मैंने बताई वो आपके यहाँ काम आएगी कि ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, हम चाहें तो इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। हमने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर, हम चाहें तो इसे डिस्प्लेस कर सकते हैं बट डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस वेक्टर को यहाँ से ऐसे ही सेम वेक्टर उठाया और जैसे ये है यहाँ पे ला दिया, मैंने इसको यहाँ दिखाया है, इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो मैंने बताओ डायरेक्शन ही वही चल रही है और मैग्नीट्यूड भी उतना का उतना है क्योंकि उसी वेक्टर को हमने यहाँ डिस्प्लेस किया है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ समझाया है, ठीक है बेटा। अगर ये ऐसी सिचुएशन आपके पास आए, दो वेक्टर एडजेसेंट साइन के रूप में, एडजेसेंट साइन साइड समझता है ना, जो एक ही पॉइंट से बन रही हो, एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई हो एक पॉइंट से, ठीक है। तो ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड है। अगर दो वेक्टर एडजेसेंट साइड के रूप में होते हैं और इनका ऑर्डर भी एक ही तरफ होता है, तो ये इसी ऑर्डर में आ रही यूं और यूं, ऐसे नहीं आ रही, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ऐसे एक तरफ और उसी ऑर्डर में ऊपर की तरफ। तो अगर दो साइड अगर जुड़ी हुई होगी और उनका ऑर्डर अगर एक ही तरफ जा रहा होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस और इसको अगर मिला हो इसी पॉइंट से, एक वेक्टर अगर इस तरफ लेकर के आता हूं इस पॉइंट तक, इसके टर्मिनल पॉइंट तक, तो प्यारे बच्चों ये वेक्टर इन दोनों के बराबर होगा। दोबारा मेरी बात सुनो, एक ट्रायंगल कि अगर दो एडजेसेंट साइड के रूप में दो वेक्टर है और वो एक ही ऑर्डर में, ऑर्डर भी ध्यान रखना है, ऑर्डर यूं ही चलना है, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ना तो ये चलेगा ना ये चलेगा, केवल ये चलेगा, ठीक है। ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, केवल ये चलेगा। इस तरीके से एक ही ऑर्डर में हो तो अगर इसके इनिशियल पॉइंट से इसके टर्मिनल पॉइंट को मिला दें और डायरेक्शन इसी की तरफ रखें, डायरेक्शन इसी की तरफ, इस पॉइंट इसी पॉइंट से एक वेक्टर स्टार्ट करें यहाँ तक लेके जाए, तो ये वेक्टर इन दोनों के सम के बराबर होगा। अगर ये P है ये Q है तो ये P प्लस Q होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह हमें यूज करना है। क्लियर? दोबारा मेरी बात सुन लें, लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है? ट्रायंगल की दो साइड जो आपस में जुड़ी हुई है और एक ही ऑर्डर में जा रही है, तो अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, वहां तक लेके जाएंगे, तो ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। एक और बात यहाँ क्लियर करना चाहूंगा जो स्टूडेंटों के दिमाग में बन रही है, क्या मैं यहाँ पर वेक्टर बराबर होने के लिए कह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा। ये आप लोग समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए C है वेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस बी वेक्टर बराबर C वेक्टर होगा। लेकिन यहाँ गलती से ये मत लिख देना, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप लोग सिर्फ वेक्टर को वेक्टर से ऐड कर सकते हैं, बट मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे तो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो मेरी बात क्यों 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 कारण, लॉजिक, भाई ये लॉ ऑफ ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल तो है ना, और ट्रायंगल में कभी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर नहीं हो सकता है। हमने पढ़ा है ट्रायंगल में दो साइड का सम कभी भी तीसरी साइड के सम के बराबर होता ही नहीं है। तो यानी साइड ए, इसका मतलब इसकी लेंथ को ए मैग्नीट्यूड तो बोलते हैं। अरे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? इस साइड की, इस लाइन की लेंथ। इस मैग्नीट्यूड का मतलब है इस लाइन की लेंथ, इस मैग्नीट्यूड का मतलब है इस लाइन की लेंथ। तो ऐसा कभी होता है क्या इसकी लेंथ और इसकी लेंथ मिलकर के इससे बराबर आ जाए? नहीं हो सकता ना, वो तो ट्रायंगल के रूट के खिलाफ भी हो गया। इसलिए ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और सी मैग्नीट्यूड कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। रिवर्स में क्या करेंगे? रिवर्स में ज्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन बहुत कुछ आपको ऐसा करना है जो काम का है। क्या करना है? देखिए, आप लोगों ने ए से बी वेक्टर किया,
बी से सी वेक्टर गया, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये साइड और ये साइड आप लोगों के लिए क्या है, एडजेसेंट साइड है, ठीक है। फिर आपने पिछले वाले केस में तो यहाँ से स्टार्ट किया था, इसके इनिशियल पॉइंट से इसके टर्मिनल पॉइंट तक गया था, बट अब की बार उल्टा जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, तो भी क्या वही पोजीशन लागू होगी क्या, नहीं होगी। कारण तो आप लोग जरा देखो, ये एक वेक्टर था जो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, इस पूरे वेक्टर की बात करो जो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, तो आप देखो ये ए से स्टार्ट हुआ था, लास्ट में खत्म भी कहाँ पर हो रहा है, ये भी तो हो रहा है। ये पूरा भी एक वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा भी क्या है, वेक्टर ही तो है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ये वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है ये वहीं पर खत्म हो रहा है, और जहां से स्टार्ट हो रहा है अगर वहीं पर कोई वेक्टर खत्म हो जाता है तो प्यारे बच्चों हम अच्छी तरीके से जानते हैं वो वेक्टर जीरो वेक्टर कहलाता है। कौन सा वेक्टर कहलाता है बताओ, जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर कहलाता है, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। अब अवसर कैसे आएगी इसकी वैल्यू देखते हैं, आइए। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो ही तो होता है, तो अब अगर इसकी वैल्यू जीरो कैसे आएगी ध्यान से देखना। आप देखें ए बी प्लस बी सी, इसको लिखो ऐसे ना, पहले हमेशा इनिशियल पॉइंट आता है फिर टर्मिनल पॉइंट आता है, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ए और टर्मिनल पॉइंट बी, ए बी, इनिशियल पॉइंट बी टर्मिनल पॉइंट सी तो बी सी। इनिशियल पॉइंट इस केस में सी है क्योंकि ये यू जा रहा है, यू जा रहा है तो ये इनिशियल पॉइंट है, और वो क्या है, हाँ भाई वो क्या है, टर्मिनल पॉइंट, तो सी ए क्या लिखेंगे, सी ए। अब जरा याद करो पिछले वाले केस में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि अगर ऐसी पोजीशन हो और ऐसी पोजीशन हो तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये ए बी वेक्टर है, ठीक है, ये बी से सी, बी सी से वेक्टर है, और ये ए से सी, ए से सी, तो ये कौन सा वेक्टर है, ए सी वेक्टर है। तो आप लोग इसमें तो लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन लगा सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, ए सी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए सी बराबर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर लिख सकता हूँ। तो ए सी इसको देखो, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर, देखते हैं जीरो आना चाहिए, जीरो लाना है, समझ में आया क्या। अरे भाई ए बी वेक्टर है, बी सी वेक्टर है, इन दोनों को मिला दे तो ए सी वेक्टर आएगा, सबको पता है कैसे, ये इसके तो लग सकता है लॉ ऑफ ट्रायंगल, तो यानी इसकी जगह में ए सी लिख सकता हूँ और ये सी ए। अब याद करो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर को याद करो, ये ए सी है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है सी ए, बट यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। याद आ रहा है कुछ कि ए सी है इसको सी ए लिखाना पड़ेगा क्योंकि माइनस, क्यों ऐसा क्यों, क्या मैं बताया था कि ए सी का उल्टा सी ए, और माइनस लगाने से एक और बार उल्टा, ए सी का उल्टा सी ए और सी माइनस लगा दिया, एक और बार उल्टा हो गया, तो उल्टे का उल्टा क्या होता है, हमेशा सीधा ही तो होता है। दोबारा सुनो, ए सी का उल्टा सी ए उल्टा हो गया, आपने माइनस लगाया तो उल्टे का उल्टा क्या होगा, सीधा ही तो होगा। इसलिए ये अगर आप उल्टा है फिर माइनस है तो बराबर है। इसी तरीके से कई जगह पी क्यू लिखा है तो पी क्यू क्यू पी कर दूं तो या माइनस लगा दूं, इसके बराबर होगा। तो हम ये जानते हैं अगर हम यहाँ लिख दें सी ए तो हमें यहाँ इसकी जगह माइनस लगाना पड़ेगा। अगर ए सी को इस रूप में लिख सकते हैं प्लस सी ए, तो ये प्लस का ये माइनस का क्या क्या जीरो। बात समझ में आ रही है क्या ढंग से। तो इस सीरीज में इतने ही आगे हम बहुत सारी चीजें और सिखाने वाले हैं। सब्ट्रैक्शन और वेक्टर भी सिखाएंगे, पहला लो पैरेललोग्राम भी बताएंगे, लेकिन मैं बहुत आराम से बहुत पेशेंस के साथ चीजें करवा रहा हूँ। चाहता थोड़ा स्पीड भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन में आप काफी धीमे हो चुके थे, तो मैं बिल्कुल आराम से आप लोग देखें, चीजों को समझे। और मैं कह रहा हूँ एक भी चीज नहीं छोड़नी है। अगर आप एक्सरसाइज को करेंगे और ये चीज समझने के बाद एक्सरसाइज बिल्कुल आराम से हो जाएगी। बेटा बिल्कुल नोट करना है, चीजों को लिखना है, पॉज करके नोट डाउन करना है, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।